हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट के पेपर 1 का आपका ईवीएस पेपर के 30 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये पिछला साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 30 क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपका 61 नंबर। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर गोवा की स्थिति क्या है। मतलब ये मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। आपको घर में एक मैप जरूर रखना चाहिए, इंडिया का मैप, ताकि आपको हर स्टेट का आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ताकि आपको इजी पड़ेगा। तो आपको देख सकते हैं जम्मू कश्मीर जो भारत का आपका नॉर्थ में आपका स्थित है। आपका नॉर्थ में आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और क्या होता है वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपका जो नॉर्थ में आपका पूरा जम्मू कश्मीर स्थित होता है। गोवा आपका इस साइड में आपका स्थित होता है भारत का, इस साइड में साउथ ईस्ट में आपका इस तरफ का गोवा रहता है। और फिर आपका बिहार जो है आपका इधर में आपका रहता है। तो इस तरह से आपका इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 3 नंबर बनेगा। वो आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जो है इसका आपका गोवा और जम्मू कश्मीर की आपका स्थिति बनेगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। मतलब जो बाष्पीकरण हो कब सबसे स्लो रेट में आपका जो है बाष्पीकरण होगा। साथ में इंग्लिश का क्वेश्चन इवेपोरेशन यहाँ पर दिया है, जो कब स्लो होगा। तो देखिए इसका जो 62 का करेक्ट आंसर है वो आपका 4 नंबर है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। सतह क्षेत्र और तापमान, जब एरिया और साथ में आपका टेम्परेचर दोनों जब आपका कम रहेगा तो बाष्पीकरण का दर जो अपने आप कम रहेगा और ज़्यादा बाष्पीकरण नहीं हो पाए। इसीलिए आपको देखेंगे कि ठंडा के मौसम बाष्पीकरण जो पानी इतना भाप बनकर नहीं उठता है। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको 63। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, जो मतलब डिस्टेंस, दूरी, डायरेक्शन और प्लेस को अच्छा से समझता है, उसको उस स्किल को क्या कहते हैं। तो 63 का करेक्ट आंसर आपका 2 होता है। मैपिंग स्किल को कहते हैं। मैपिंग स्किल जो आपका हिंदी में है चित्रण कौशल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी राष्ट्र पाठ्य फ्रेमवर्क NCF जो है आपका प्राथमिक स्तर पर, आपका प्राइमरी स्तर पर 1 to 5 स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश आपका जो है सिफारिश पर्यावरण EVS को पढ़ाने के लिए आपका कौन सा NCF में इसको आपका रिकमेंड किया था। तो आपका 64 का करेक्ट आंसर जो आपका ये आपका 4 नंबर NCF 1975 जो आपका NCF 75 ने आपको एक इंटीग्रेटेड EVS को पढ़ाने के लिए रिकमेंड किया था। बढ़ते हैं अगला 65। यहाँ पर देखिए सोशल साइंस पूरा EVS का क्वेश्चन है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। मतलब आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो आपका किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको कई जगह पर झूम का कृषि भी कहा जाता है। तो 65 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 1 नंबर, आपका उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं उत्तरी पूर्व जो है ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो उत्तरी पूर्व जो है आपका इस एरिया में जो आपका हो गया ये उत्तरी पूर्व हो गया। तो खासकर आपका असम, मेघालय, शिलांग एरिया जो है वो सब आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। बढ़ते हैं अगला। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, नदी बांधों में उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पूछा है। मतलब नदी जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं उसमें क्या है जो करेक्ट नहीं है। इसमें से जो स्टेटमेंट दिया है 4 डैम जो बांध जो टिकाऊ होते हैं, आपका इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ये पानी का हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं, ये तो आपका करेक्ट है, प्रदूषित करते हैं।
जल विद्युत सुविधाओं बड़े पर्यावरण को प्रभाव हो सकते हैं, ये भी आपका बड़े प्रभाव हो सकते हैं। बड़े बांधों लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा को अलग करते हैं, ये भी आपको करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नहीं बोला है, तो 66 का करेक्ट नंबर जो आपका 1 नंबर होगा। ठीक है, बड़े बांध जो है आपका सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रोत्साहित करते हैं, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि बड़े बांध जो है कई बार आसपास के जितने क्षेत्र हैं उसको डुबा देते हैं, ज़्यादा पानी आसपास का पेड़ पौधा बायोडाइवर्सिटी डूब जाता है, तो इसलिए कई बार आपको नर्मदा बांध और ये सब का टिहरी बांध का काफ़ी विरोध किया जाता है, तो इसलिए 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक काफी इजी क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर होगा, आपका करेक्ट आंसर 4 नंबर। बढ़ते हैं अगला, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून को प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? जो ठंडे रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट जो है, मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर 68 का वो 2 नंबर। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, कोल्ड डेजर्ट लाई इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय, हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए आपका जो है मानसून उतना प्रभावित नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगला, अगला क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार, इनमें से जो कौन सा गैस है, ताजमहल का जो आपका कलर है वो दिन को दिन बदलता जा रहा है, तो क्या इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो देखिए इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है आपका 2 नंबर है, जो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 है, जो आपका ताजमहल का रंग को पीला कर रहा है, और ये जो है आपका जल के साथ मिलकर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, जो आपको वहां का ताजमहल के रंग को, कलर को बदल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका एक इतिहास से क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया है? गोलकोंडा किला, तो देखिए गोलकोंडा किला जो है आपका, सबसे पहले गोलकोंडा किला जो है आपका काकतीय राजवंश ने आपका ये बनाया था, और ये जो है आपका हैदराबाद में आपका स्थित है, हैदराबाद में आपका स्थित है गोलकोंडा आपका किला। बढ़ते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 15 ग्राम बाई ml मिलीलीटर घनत्व को 3 मिलीलीटर आयतन वाला किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल पूछा है कि किसी चीज का इतना आपका मिलीग्राम घनत्व है, डेंसिटी दिया है, और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा? तो देखिए मास का एक तो फॉर्मूला आपको मालूम है कि द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा है कि द्रव्यमान पूछा, m पूछा है, तो अगर m पूछा है इसको क्रॉस कर देंगे तो m बराबर होता है, तो आपका d इंटू आपका v हो जाएगा। तो d यहाँ पर दिया है, घनत्व तो 15 दिया है और v दिया है 3, तो इस तरह से 15 तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो आपको 45 ग्राम आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फॉर्मूला से बेस्ट आपका क्वेश्चन पूछा था, तो अगर आपको घनत्व बड़ा द्रव्यमान बड़ा आयतन फॉर्मूला याद है तो आपको इस क्वेश्चन को चुटकी भर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा अदिश राशि है, यहाँ पे पूछा है। तो देखिए राशि 2 तरह का होता है, एक तो सदिश राशि होता है, एक तो अदिश राशि होता है। अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें जो आपका सिर्फ मान होता है और दिशा नहीं होता है, और सदिश राशि में दिशा भी होता है और मान भी होता है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण में दिशा होता है, संवेग में दिशा होता है, भार में भी आपका दिशा होता है। तो ये जो आपका द्रव्यमान है इसमें आपका दिशा नहीं होता, इसलिए ये आपका अदिश राशि है। 1 नंबर करेक्ट आंसर है। काफी आसान क्वेश्चन है पूछा है, देखिए आपका 7 या 6 क्लास का 4 क्लास का ये जो है आपका साइंस में रहता है, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण जो है गुजर नहीं सकता, मतलब आर पार नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं? नहीं सकता, यहाँ पूछा नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो आर पार नहीं देख सकता उसको अपारदर्शी कहते हैं। पारभासी जिसको आधा दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखे, उसको पारभासी कहते हैं। पारदर्शी इसका आर पार देख सकते हैं। और ये एक तो आपका लेंस पूछा है, तो इस तरह का इसका करेक्ट आंसर आपका 1 होगा। तो देखिए
एक तो न्यूमेरिकल पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। तो देखिए चंद्रमा की सतह पर ये मान लीजिए आपका चंद्रमा है और ये आपका पृथ्वी है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा की सतह पर यहाँ पर आपका 10 kg है और जब पृथ्वी पर इसका क्या भार होगा, पृथ्वी पर जब लाएंगे इसका क्या भार होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ द्रव्यमान जो होता है जी पर निर्भर नहीं करता है। तो पृथ्वी पर जो चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होगा वही आपका पृथ्वी में भी वही द्रव्यमान होगा। अगर भार बोलता तो हम लोग W=mg लगा के उसको निकाल सकते हैं, तब वो मान अलग होता है अगर W बोलता है। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान बोला है तो यहाँ पर जो दो द्रव्यमान है मास है वही आपका यहीं पर मास होगा, तो ये भी आपका यहाँ पर 10 kg ही होगा। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 2 नंबर होगा। बढ़ते हैं अगला। एक विलेय का विघटन दर द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन किस पर निर्भर करता है 75। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 3 नंबर है सतही क्षेत्र। तो डिसोल्यूशन जो आपका सतही क्षेत्र एरिया जो है उस पर आपका डिपेंड करता है। आगे यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन तो लेंदी दिया है, ऐसे ही लेंदी क्वेश्चन मिलेगा और आपको अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस पेपर को तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सुषमा चाहती कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित कौन से इससे करने की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या स्ट्रेटजी सबसे अच्छा होगा कि बच्चे पेड़ पौधों को बचाने के प्रति संवेदनशील बन जाएं। तो देखिए इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर है वो आपका 4 नंबर है। बच्चों को एक पौधे को अपनाने की कोशिश करने मदद करना। मतलब आपने बच्चों को बताया कि आप खुद एक पौधा को एडॉप्ट करिए, खुद घर में आप एक पौधा लगाइए और उसको आप डेली आप पानी खाद दीजिए, तो इसमें बच्चे ज़्यादा जागरूक बनेंगे और आपका सेंसिटिव बनेंगे। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसको अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिसमें उन्हें पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यचर्या में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, मतलब रिलेवेंट नहीं है आपका, जो बीमारियों से आपका समूह के रिलेटेड। तो देखिए 77 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 4 नंबर, आपका 4 नंबर। इससे समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद जो है मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन आपको दिया है, देख सकते हैं जो है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों को अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। मतलब बच्चे के आपात स्थिति सामना करना पड़ा। फिर बच्चों ने आग बिजली झटके सड़क दुर्घटना अनुभव बताए, उन्हें प्रश्न पूछे, उनका मौजूदा आंसर पूछे उनको। फिर समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों संसाधनों का उपयोग पहलुओं पर चर्चा की, है ना। तो आगे फिर आग बिजली के झटके सुरक्षा दिशा ने चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। तो प्रिया द्वारा अपनाया गया उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, मतलब ये कौन सा है आपका। जो यहाँ पे टीचर जो है कैसे जो स्टूडेंट को पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कभी एलपीजी सड़क सुरक्षा या आपका इलेक्ट्रिक बिजली ये सब कभी झटका लगा नहीं लगा, ये सब पूछने के पीछे जो टीचर क्या मेथड अपना कर जो ये सब चीज़ों को पूछ रही है। तो देखिए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका इंक्वायरी अन्वेषण दृष्टिकोण। इंक्वायरी अप्रोच जो है आपका पूछताछ की जो होता है उसको इंक्वायरी कहते हैं। तो आपका 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर। 79 क्वेश्चन जो है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि समुदाय जो कम्युनिटी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग और लर्निंग रिसोर्स एक रूप में है। क्यों कैसे है, तो देखिए इसका जो आपका 79 का करेक्ट होगा वो होगा 3 नंबर आपका। ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, मतलब रियल सेंस में जो आपका अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप समाज के अंदर रहकर कई सारी चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं, खुद से चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपका 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ईवीएस शिक्षण अधिगम कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन जोड़ने से समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है। मतलब जो नॉलेज जो है आप ईवीएस में ले रहे हैं कक्षा में, और उसको विद्यालय के बाहर के आप जीवन से आपको जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा है, क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखिए, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, मतलब जो किताबों में हम पढ़ रहे हैं साथ में बाहर के चीज़ों से भी हम पुस्तक से बाहर निकल कर आसपास चीज़ों को देख रहे हैं, क्या घटित हो रहा नहीं है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है हमें और समृद्ध बनाता है और हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ उनके बच्चों एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी उनके हर रिश्ते साथ रहते हैं तो ये विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रमा जो बताती कि पिता और माँ और बच्चे जो एकल परिवार हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्ते साथ रहते तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, ये जो है आपका जो है आपका जो 81 है वो आपका जो है द टीचिंग लर्निंग अप्रोच नॉट इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूसिव आपका नहीं है, क्योंकि अगर वो अलग रहते हैं तो फिर वो इंक्लूसिव नहीं होगा। और दादा दादी अन्य साथ रहते हैं कि वो उन लोग अलग रह रहा है, और माता पिता और बच्चे एक अलग रह रहे हैं, तो इसमें क्या इंक्लूसिव नहीं है। अगर साथ में सभी रहते हैं तो वो आपका क्या हो गया, इंक्लूसिव हो गया। तो ये आपका 3 नंबर जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। ईवीएस में जो है इनमें से क्या क्या एक्टिविटीज आपका होती है। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण होता है, सैमपट का प्रयोग सारा होता है। तो 4 नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वो इन्वायरमेंट स्किल करिकुलम जो है बहुत अच्छा होलिस्टिक बन सकता है। क्या होने से, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, थीमेटिक विषय वस्तु पर बेस होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम में सपेरों पर एक अध्याय मतलब एक चैप्टर है सपेरा स्नेक चार्मर पर। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करने और संवेदनशील बनाना। इसका चैप्टर देने का है कि सांपों के बारे में जानना, उनका कैसे जीवन है, लाइवलीहुड कैसे चलता है, क्या खाते हैं नहीं खाते हैं। तो इस पर ईवीएस जो दिया है इस पर क्या उद्देश्य है। तो देखिए, इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है आपका ये आपका 3 नंबर कि सपेरा सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपने आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों प्रदान करने की आवश्यकता। मतलब सपेरा जो सांप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए सपेरा को, और उनका जो उससे उनका जीवन यापन चल रहा है, सांपों को दिखा के उनको पैसा इनकम हो रहा है, उससे आपको परिवार चल रहा है, तो उनको डायरेक्ट उनको इसको बंद करने से पहले उनको हमें दूसरा रोजगार देने का कोशिश करना चाहिए ताकि उनका लाइवलीहुड चल सके। तो 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे है 85। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। 85 नंबर। तो 85 का जो आपका 2 नंबर बेस्ट ऑप्शन है। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का क्या है, अवसर है। तो देखिए, ईवीएस में एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग कास्ट के, डिफरेंट कास्ट के सभी बच्चे एक साथ खाना खाएंगे, तो ये भी एक कोऑपरेटिव जो है सहभावना बच्चों के बीच फैलेगी, बच्चे जानेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेशन करेंगे। तो आपका 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि देखते हैं 86। विद्यालय बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। तो आपने लर्निंग विदाउट बर्डन जो है क्या बताता है। तो देखिए, 86 का करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा। सॉरी, यहाँ पर 86 का जो आपका करेक्ट नंबर होगा जो है बोझ के बिना सीखना, स्कूल बैग का कम वजन, अवोध का भार कम करने की जरूरत है, या आपका जो है तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर स्कूल बैग का कम वजन, मतलब स्कूल का जो बैग है उसको कम वजन करना है ताकि लर्निंग बाय डूइंग ये सब चीज़ों को ज़्यादा सीखे और ज़्यादा जो बैगलेस क्लासेस है वो ज़्यादा प्रमोट हो।
तो 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, कि बच्चे अगर समूह में ग्रुप में सीख रहे हैं तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों समूह में बताया जाता है बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए। तो देखिए इसका जो 87 का सही आंसर आपका 3 नंबर है। समूह में मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने कि प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेना सीखने में सक्षम बनाना है। इसमें वर्किंग टुगेदर करेंगे तो बच्चे आपका पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली, और वे वैल्यूज को सीखेंगे, कोऑपरेशन को सीखेंगे, हेल्पिंग टू ईच अदर इसको सीखेंगे। तो इस तरह का 3 नंबर करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपसे पूछा है बाला का पूरा रूप क्या है, बाला का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो बाला का फुल फॉर्म है वो आपका 3 नंबर है। बिल्डिंग, यहाँ पर इंग्लिश में अधिगम सहायक क्रम में इंग्लिश में देखें तो बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड जो है आपका बाला का आपका फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगला 89 नंबर जो क्वेश्चन, जो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क मीन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। तो देखिए वैकल्पिक ढांचे का अर्थ जो आपका 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण अलग है। तो ये आपका करेक्ट आंसर। आइडिया दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट, जो आइडिया थोड़ा डिफर होगा, अलग होगा कंसेप्ट से, एक्सप्लेनेशन से, वही आपका वैकल्पिक ऑप्शनल ढांचा फ्रेमवर्क है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी कई बार सीटेट में एग्जाम में पूछा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाएं अक्सर हम लोग कहते हैं महिला पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह क्या है, क्या हमारी सोच पर क्या निर्भर करती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 3 नंबर है, आपका रूढ़िवादी धारणा है। आपका रूढ़िवादी जो है ये धारणा है आपका, इसको बोलेंगे स्टेरियोटाइप जो है आपका ये है। तो 3 नंबर करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपका 90 का 90 जो है आपका पूरा 30 क्वेश्चन का पूरा डिस्कस कर लिया है। और साथ में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर, देव स्टडी सेंटर को आप मुझे टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाए, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे के नोट आपको मिल जाएंगे, आपको सीडीपी के नोट है, ईवीएस के नोट, साथ में आपको साइंस के नोट आपको मिल जाएंगे, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट में इजी से पास कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए अब देव स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।